हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुएश। आई एम ऐश्वर्या और इस वीडियो में मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अगर आप बीटेक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड से लाइक इन्वायरमेंट या फिर केमिस्ट्री के फील्ड से, तो आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, अगर आपके ये फील्ड से रिलेटेबल है तो आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे मैं कुछ ये पूरा प्रोजेक्ट ही एक तरह से जो कि मैंने बनाया है, तो उसी को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना तो फिर आपको आगे हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी है। इसके बाद देखिए कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रिसर्च पेपर का यहाँ पे हेल्प लिया है, जिसका कि टाइटल आप देख सकते हैं, जनरल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। ठीक है, इस रिसर्च पेपर की हेल्प से मैंने यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। इसके जो ऑथर्स हैं इसलिए पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जैसा कि हम यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट से एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इंडिया में क्या करंट प्रैक्टिसेस जो है किए जा रहे हैं इसके लिए, आगे क्या चैलेंजेस है, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी है इससे, ये सारी चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक तरह से ट्रेलर होता है मूवी का, जैसे आप ट्रेलर देखते हैं वैसे ही क्या होता है प्रेजेंटेशन का भी आगे क्या बताने वाली हूँ उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में 3-4 पॉइंट में यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे आप मूवी का ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर देख के आपको समझ में आ जाता है कि मूवी किस बारे में है, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आगे का प्रेजेंटेशन किस बारे में है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो हर एक ईयर इसका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इंक्रीज होता क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है दिन ब दिन ग्रोथ करते जा रहे हैं। जब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, वेस्ट का भी अमाउंट जो है दिन ब दिन इंक्रीज होगा, तो उस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, फिर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो वेस्ट जो है दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो मिस मैनेजमेंट है या फिर उसका हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको अच्छे से, इसके कारण बहुत सारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हो रहे हैं, और साथ में ही यहाँ पे पब्लिक हेल्थ जो है, ये भी हमारा जो ह्यूमन का जो हेल्थ है वो भी क्या हो रहा है, काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट करता है ये। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पहली चीज़ समझ में आई कि हाँ, वेस्ट का तो दिन ब दिन बढ़ रहा है क्योंकि शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जिसके कारण हमको क्या करना है, वेस्ट को मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को भी नुकसानदायक है, हमारे हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। अब दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से, सेग्रीगेट करके और उसका सेफ डिस्पोजल करके। ठीक है, वेस्ट कलेक्शन करके, ये सारी मेथड्स को मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए, एक तो हमारे पास क्या है, वेस्ट को मैनेज भी करना है, और जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, तो फिर क्या हमको ज़रूरत है, एनर्जी का भी दिन ब दिन रिक्वायरमेंट है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एनर्जी में यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लोग बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का तो रिक्वायरमेंट आएगा ही, उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे या फिर इंडस्ट्रीज बनेंगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट तो बनेगा ही। शहर बनेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही, हीट चाहिए ही। अब वो कहाँ से लाएं? अभी तक हम देखें तो अभी तक हम किस पे ऊपर डिपेंड हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ये सारे जो एनर्जीज हैं इसके लिए, तो हम मेनली यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इस पे ही हम मेनली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम वेस्ट टू एनर्जी को में कन्वर्ट करें, एनर्जी मतलब मेनली हीट एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, एक तो वेस्ट तो कम हो जाएगा ही, तो हमारा मिस मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट है ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा फायदा हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी भी जनरेट हो जाएगा, हमको सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल के लिए एनर्जी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती, तो इसीलिए हमारा वेस्ट टू एनर्जी जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सॉलिड वेस्ट के अमाउंट को कम करने के लिए, एंड दूसरा कि हम क्या कर सके, उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकें। दो चीज़ें हमने सीख ली, ये जो है इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। ठीक है, अब देखिए कि वेस्ट टू एनर्जी तो कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी भी चाहिए, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है, तो हमारा यहाँ पे जो होता है पायरोलिसिस होता है, गैसिफिकेशन होता है, इंसिनरेशन होता है एंड बायोमिथेनेशन होता है। ये सारे प्रोसेस है, आप बस नाम देखिए, यहाँ पे आगे
में इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी कि ये सारे प्रोसेस का हेल्प लेके हम क्या करते हैं, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और किस टाइप की एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट में। तो ये था पूरा ट्रेलर, आगे क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कि अब मैंने कंटेंट बता दिया है कि क्या पॉइंट वाइज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हमको फर्स्ट हम देखेंगे कि हमको क्या नीड है वेस्ट टू एनर्जी का, तो मैंने बता ही दिया आपको कि हमको क्या करना है, कचरा को कम करना है और अमाउंट ऑफ एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसीलिए हमको ज़रूरत है वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करने का। जो भी हमारे वेस्ट जो कि घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, ये सारी वेस्ट को हमको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। दूसरा हमारा क्या यूज़ है कि दूसरा हमारा क्या पॉइंट है कि वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही। तो क्या टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम टेक्नोलॉजी देखेंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि इंडिया का क्या सिनेरियो है, ठीक है, इंडिया अभी तक कहाँ, करंट स्टेटस क्या है इंडिया का वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज के टर्म में, ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाँ, इंडिया अभी तक अगर इसको नहीं अपना पाया है तो क्या चैलेंजेस है इंडिया के सामने, ठीक है, चैलेंजेस टू वर्क टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इन इंडिया हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट है जो कि हमको किया जा सकता है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन क्या है पूरे प्रेजेंटेशन का। ये काफ़ी बड़ा प्रेजेंटेशन है, मैं इसको एकदम शॉर्ट में आपको एकदम स्टोरी टाइप से बताऊंगी। सबसे पहले देखिए क्या है नीड फॉर वेस्ट टू एनर्जी, हमको क्यों जरूरत है वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करने का। मैंने आपको सीधे ही बता दिया, शहरीकरण हो रहा है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उद्योगीकरण भी हो रहा है, तीनों चीज़ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको जो भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उसका हमको क्या करना है, कम करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या, एनर्जी का डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी के डिमांड को यहाँ पे कम करेंगे। एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे वेस्ट को, तो एनर्जी का डिमांड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हमको फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी प्रोवाइड करता है, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल को क्या करेगा, यहाँ पे कम करेगा। क्वालिटी रिडक्शन, जैसे कि सॉलिड वेस्ट का क्वांटिटी जो रहेगा उसको रिडक्ट करेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी में रिडक्शन आएगा हमारा जो सॉलिड वेस्ट है इसका। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस का जो रिडक्शन होगा, हम क्या करते थे पहले कि हम ऐसे ही कूड़ा कचरा को ऐसे जला देते थे, क्या होते थे उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिलीज होते थे। तो अब क्या करेंगे, हम उसको एक मैनर से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर से यहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं, सेफली डिस्पोज कर रहे हैं वेस्ट टू एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का भी रिडक्शन कम हो जाएगा। और चौथा यहाँ पे क्या है, एक अलग और नया एनर्जी तो मिल ही रहा है, जो कि हमारा क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे फायदे हैं हमारे वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करने के। यहाँ पे चार्ट के भी फॉर्म में दिखा दिया, वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट है, इसका क्या यूज़ है कि देखिए यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि वेस्ट तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा, लेकिन कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, लाइक एशेस जो राख होते हैं, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए फर्टिलाइजर में यूज़ कर सकते हैं पौधे में। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट तो करेंगे ही, एनर्जी जनरेट तो हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन तो हो रहा ही है, सेफ डिस्पोजल भी हो रहा है यहाँ पे वेस्ट का। लेकिन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी के बारे में पूरी तरह यहाँ पे बता दिया मैंने। अब देखिए कि वेस्ट टू एनर्जी तो एक टेक्निक है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, लेकिन क्या सिर्फ एक यही एक टेक्निक है क्या, और क्या क्या टेक्निक है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम यहाँ पे इंडिया में कंपोस्टिंग और यहाँ पे लैंडफिल्स का यूज़ करते आए हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। और आपने तो 3R का रूल पढ़ा ही होगा। 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। फर्स्ट आर हमारा क्या होता है, रिड्यूस करना, मतलब कि हम कम से कम अमाउंट ऑफ वेस्ट को यूज़ करें, मतलब कि वेस्ट मिनिमाइजेशन। उसके बाद हम रीयूज़ करें और उसके बाद क्या कर सकें, रिसाइकल कर सकें। तो ये 3R का रूल और लैंडफिल एंड कंपोस्टिंग अभी तक जो है इंडिया में यूज़ होते आए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के पर्पज़ से। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा जो बेस्ट मेथड होगा वो क्या होगा, वेस्ट टू एनर्जी होगा, जिसमें कि हमारा वेस्ट भी कम हो जाए और हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे एनर्जी भी हमको मिल जाए। तो वेस्ट टू एनर्जी हम बोलते हैं यहाँ पे बेस्ट मेथड है, इसीलिए हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपली से यहाँ पे बताती हूँ एक फ्लो चार्ट से। इन जनरल इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फायर फ्रॉम वेस्ट। तो क्या है कि हम यहाँ पे एनर्जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन जनरल हम बोले तो क्या होगा, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और ये किससे क्रिएट कर रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। तो ये है सिंपल सा एक चार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा के। अब देखिए यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़
के बारे में हमको देखना है तो उससे पहले देखिए कि किस किस टाइप के वेस्ट होते हैं। वेस्ट हमारे कहाँ से आते हैं, रेसिडेंशियल घरों से आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ से आएंगे, कॉमर्शियल वेस्ट हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट हो सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन, या फिर कहीं से कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ से वेस्ट आ गया, इंस्टीट्यूट से भी आ सकते हैं वेस्ट, ठीक है। तो ये सारे जो वेस्ट है हमारे किस में आ जाते हैं, म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जो वेस्ट हैं ये म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये बाकी जो होते हैं एग्रीकल्चर से जो भी वेस्ट होते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं। अब देखिए कि वेस्ट टू एनर्जी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको वेस्ट से हमको क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे 1 टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लेते हैं तो वो हमारे को कितना एनर्जी देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम 1 टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लेते हैं तो ये हमको 750 किलोवाट आवर का यहाँ पे क्या देता है, पावर सप्लाई करता है। और इसमें कि 10% का हमको क्या मिल जाएगा, ऐश मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, पावर मिलता है, ठीक है, जब हम यहाँ पे 1 टन का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अच्छे क्वालिटी का लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि टेक्नोलॉजी हमको सेलेक्ट करना है, वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ मशीन है, उसका यूज़ करके हम करेंगे। लेकिन ऐसी तो हम ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर लेंगे ना, कुछ कंसिडरेशन है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा कंसिडरेशन रहेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या कंसिडरेशन रहेगा कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो वो कम हो वेस्ट टू एनर्जी जब हम कन्वर्ट करें तो, ठीक है। जो भी हमारे लैंडफिल्स में डिस्पोज जो हो रहे हैं वो हमारा कम से कम हो, जो भी गैसेस का जो इमिशन है वो क्या हो, कम हो। तो ये हमारा इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है उसको हम ध्यान में रखेंगे। सेकंड है हमारा इकोनॉमी, हमारा जो वेस्ट टू एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करें तो हमको क्या मिले, उससे प्रॉफिट हो, हमारा ग्रोथ हो और कॉस्ट भी हमारा कम से कम लगे। तीसरा जो इम्पैक्ट होगा हमारा एनर्जी होगा। एनर्जी मतलब कि हमको कैसा एनर्जी प्रोड्यूस करना है जो कि क्या होगा, रिन्यूएबल होगा, नया एनर्जी प्रोड्यूस करना है और जो कि क्या हो, हाई एफिशिएंसी का हो, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट की बात करें तो हम यहाँ पे वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्नोलॉजी को चूज़ करेंगे। वेस्ट का क्वालिटी कैसा है, उसका टाइप कैसा है और वेस्ट का कंटेंट्स कैसा है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी तो देख लिया, हमको क्या क्या क्राइटेरिया चूज़ करना है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, मेन क्या होता है कि जब हम वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट, जो कि हमारा कहाँ पे पाया जाता है, घरों में पाया जाता है या फिर इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम पहले कलेक्ट करेंगे, घर टू घर जाके डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम उसको क्या करना है, हमको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट मतलब हम उसको अलग करना है और उसके बाद हमको उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, जहाँ भी प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे हम वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम इसको ले जाएंगे और उसके बाद इसका प्रोसेसिंग कर देंगे। प्रोसेसिंग में हमको ऐसे ही नहीं करना है, उसका इम्पैक्ट देखना है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसका इन्वायरमेंट में, उससे कि ऐसा कोई हार्मफुल गैसेस तो नहीं निकल रहे हैं जो उसको इन्वायरमेंट को क्या करें, नुकसानदायक हो इन्वायरमेंट के लिए। तो हम ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेंगे, चूज़ करेंगे और उसके बाद हमको क्या करेंगे, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे उसको सेफली डिस्पोज कर देंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जैसे या फिर लैंडफिल्स में। तो ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं हमारे मेन प्रोसीजर होते हैं जो कि म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट में क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे डिस्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो सेग्रीगेट जब हम करेंगे मतलब अलग अलग कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा कि रिसाइक्लेबल मटेरियल भी मिलेगा, नॉन रिसाइक्लेबल भी मिलेगा और इनर्ट मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। जो रिसाइक्लेबल होगा मतलब कि किसी फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, वो हमारे रिसाइक्लेबल आएंगे तो वो तो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको हम अलग कर देंगे। इनर्ट मटेरियल जो होंगे उसको क्या करेंगे, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे तो हम उसको क्या में डाल देंगे, लैंडफिल में डाल देंगे। और जो भी हमारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होंगे उनको हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 मेथड उसके लिए लेके जाना है, ठीक है। ये जो है मेन है, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है, दूसरा जो है इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम आरडीएफ पैलेट बनाते हैं और उससे हम क्या करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, लाइक हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, ये सब में। एंड दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे 2 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे थर्मोकेमिकल मेथड एंड दूसरा होता है यहाँ पे बायोकेमिकल मेथड। थर्मो में भी हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे 3 टाइप के मेथड मिल जाते हैं, गैसिफिकेशन, इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस। और यहाँ पे हमको बायोकेमिकल में भी हमको यहाँ पे 3 टाइप के मेथड मिल जाते हैं। पहला जो
होता है यहाँ पे बायोमिथेनेशन होता है, फिर कंपोस्टिंग होता है, फिर बायोइथेनॉल होता है। यहाँ पे बायोमिथेनेशन में भी हमारे बायो प्रोडक्ट जो निकलते हैं आप देख सकते हैं, बायोगैस होता है और डाइजेस्टेड होता है, ठीक है। कंपोस्टिंग में हमारा ह्यूमस निकलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो भी प्रोडक्ट आएंगे इससे हमारा क्या बन रहा है, फर्टिलाइजर ही बन रहा है, जो कि हम हमारा अल्टीमेटली जो यूज़ होगा कुछ ना कुछ करने में ही यूज़ हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिव करने में ही। तो ये सारे जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने सिर्फ प्रोसेसेस को यहाँ पे बताया है। आगे हम इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ पे फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पे देखिए क्या हम यहाँ पे कहाँ है, सेग्रीगेशन आ गए, सेग्रीगेट किए, उसके बाद क्या मिला हमको, बायोडिग्रेडेबल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, उसको हम डायरेक्ट मेथड से डिस्पोज करना है हमको, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे RDF पैलेट बनता है। अब डायरेक्ट मेथड देखिए यहाँ पे कि उससे कैसे RDF पैलेट बनाएंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, नॉन रिसाइक्लेबल सॉलिड इज यूटिलाइज एज ए फ्यूल विच इज ऑल्सो नोन एज रिफ्यूज डिराइव फ्यूल। RDF पैलेट, RDF का फुल फॉर्म होता है रिफ्यूज डिराइव फ्यूल। रिफ्यूज मतलब कि जो बेकार है, बेकार मतलब कि जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट मतलब कि जो हमारा नॉन रिसाइक्लेबल सॉलिड वेस्ट है यहाँ पे उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिसाइक्लेबल को तो हम हटा ही दिए, इनर्ट को भी हम हटा ही दिए, बचा क्या, नॉन रिसाइक्लेबल, जो कि किस टाइप से है, हमारा बायोडिग्रेडेबल या फिर ऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RDF रिफ्यूज डिराइव फ्यूल, मतलब कि ऐसा फ्यूल जो कि रिफ्यूज से डिराइव हो रहा है या फिर बन रहा है। तो फिर यहाँ से ये क्या है, एक तरह का फ्यूल है। अब ये जो फ्यूल है इसको हम एज अ अल्टरनेटिव ऑफ कोल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ ले लें, पेपर पल्प इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, सॉ मिल इंडस्ट्रीज़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे हम जनरली कोल का यूज़ करते आए हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस RDF पैलेट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे ये सारी इंडस्ट्रीज़ में काम देगा, जो कि एज अ अल्टरनेटिव ऑफ कोल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करें भाई, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो ये हम इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं कोल जब हम यूज़ करते हैं, लाइक ऐश का हैंडलिंग, फ्लू गैसेस इमिशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारे जो कोल का जब हम यूज़ करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब हम RDF पैलेट के यूज़ करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे RDF पैलेट का यूज़ करते हैं। RDF मतलब रिफ्यूज डिराइव फ्यूल, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को हम यहाँ पे RDF पैलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड जो कि हमारा किस पे डिवाइडेड था, दो टाइप में डिवाइड होता था, बायोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल। बायोकेमिकल हमारा दो टाइप से हो रहा है, एरोबिक, एनारोबिक, और यहाँ पे थर्मोकेमिकल में इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, पैरोलिसिस। वन बाय वन देखते हैं क्या होता है यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो भी हमारा थर्मल में यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्मोकेमिकल पहले देखेंगे। थर्मोकेमिकल में इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, पैरोलिसिस। इंसिनरेशन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंबशन भी बोल दिया है, जो कि हमारा कहाँ पे होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। गैसिफिकेशन यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीजन हमको प्रेजेंट हो तो भी चलेगा, और पैरालिसिस में हमारा कोई भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस होता है तीनों में। देखिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं डिटेल में। तो इसके बाद हम गैसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक टाइप का थर्मल कन्वर्सेशन ही है। गैसिफिकेशन क्या होता है, ये एक पार्शियल ऑक्सीजन कंडीशन है, मतलब कि इसमें हम ऑक्सीजन देंगे तो वो ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, मीडियम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे। ये हम ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको क्या करना है, यहाँ पे बर्न करना है, ठीक है। कितने टेम्परेचर में बर्न करेंगे हम, 750 to 1100 डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ पे बर्न करेंगे। और ये क्या है, एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब कि हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा कि हम रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या फिर गैसिफिकेशन के प्रोसेस को मेनटेन करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमको एनर्जी देना पड़ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसके जो मेन प्रोडक्ट होते हैं COH2 होते हैं, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, सिन गैस कहलाते हैं। तो ये होता है गैसिफिकेशन का प्रोसेस। मेन है कि ये पार्शियल ऑक्सीजन कंडीशन में होता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो याद रख लीजिए। और इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मीथेन गैस होता है। अब देखिए यहाँ पे कि एक फ्लो चार्ट है, जिससे भी यहाँ पे गैसिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो शो हो रहा है। क्या करेंगे हम, पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को लेंगे, उसके बाद शॉर्टिंग करेंगे, मतलब कि उसमें से छाट पीट करेंगे कि कौन कौन रिसाइक्लेबल है, कौन कौन नॉन रिसाइक्लेबल है, और कौन कौन सा इनर्ट है।
तो जो नॉन रिसाइक्लेबल होगा, ऑर्गेनिक नेचर का होगा, उसको हम क्या करेंगे, गैसीफायर में यहाँ पे डाल देंगे। जो भी इनर्ट होगा उसको हम यहाँ पे बाहर कर देंगे। गैसीफायर में हम कितने टेम्परेचर में हीट करेंगे, 750 to 1100 डिग्री सेल्सियस में हम हीट करेंगे। और ऑक्सीजन का क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे पार्शियल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। जब हीट हो जाएगा तो क्या निकलेंगे, एसेस निकलेंगे, राक्स निकलेंगे, तो उसको हम अलग कर देंगे। और यहाँ पे जैसे कि हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस भी यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो गैस निकलेगा वो क्या होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ही, एकदम साफ सुथरा तो होगा नहीं। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे गैस का ट्रीटमेंट करेंगे और उसको हम पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पावर जनरेशन के लिए, जिससे कि हम क्या करेंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो था फ्लो चार्ट था पूरा गैसिफिकेशन के बारे में। अब देखिए कि जैसा कि गैसिफिकेशन का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पे सिन गैस है। तो सिन गैस का क्या यूज़ होता है, सिन गैस को हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम जनरेट करने के लिए। और इसके लिए हम इसको हम क्या के टाइप से यूज़ कर सकते हैं, एज अ सिंथेटिक डीजल के टाइप से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि हम इसको एज अ डीजल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एनर्जी रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा है। और देखिए कि सिन गैस जो रहता है हमारा किस में प्रोड्यूस होता है, मेन प्रोडक्ट ऑफ गैसिफिकेशन रहता है। और पैरोलिसिस जो है हम आगे देखेंगे, उसका ये क्या रहता है, माइनर प्रोडक्ट रहता है। तो दोनों में ही ये गैस जो है रिलीज होता है, ये काफ़ी यूज़फुल गैस हो जाता है हमारे लिए। ये क्या होता है, CO H2 and CH4 का मिक्सचर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर इसके बाद देख सकते हैं बाकी गैसेस हैं, मीथेन और यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे। तो CO और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप का जो कन्वर्सेशन है, जो कि हमारा थर्मल कन्वर्सेशन ही है, कन्वर्जन ही है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप का कन्वर्जन है वो क्या है, थर्मल कन्वर्जन ही है, जो कि हमारा क्या है, इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन जो होता है हमारा एक्सेस ऑक्सीजन में होता है, मतलब कि हमको यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हमको के प्रेजेंस में हमको यहाँ पे बर्न करना है। और इसका जो टेम्परेचर होगा 850 डिग्री सेल्सियस का होगा। और इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो भी मटेरियल होगा उसको हम यहाँ पे बर्न करेंगे और उससे हमारे जो मेनली जो गैसेस निकलेंगे वो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और उसमें वाटर भी हमारा निकलेगा। लेकिन ये अच्छा प्रोसेस है, लेकिन हम इसको इंडिया में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रीज़न है इसके, क्योंकि यहाँ पे हाई ऑर्गेनिक मटेरियल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके कारण। और दूसरा कारण है कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। और तीसरा रीज़न होता है कि हाई अमाउंट ऑफ इनर्ट्स मटेरियल होते हैं, जो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे क्या के कारण हम यहाँ पे क्या अडॉप्ट नहीं कर सकते, इंसिनरेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उससे जो कचरा निकलेगा उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो काफ़ी कम होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि हम एक यूनिट होता है एनर्जी को मेज़र करने का, जैसे कि आपका वजन को मेज़र करने का या फिर वेट को मेज़र करने का केजी में आप करते हैं, वैसे ही एनर्जी को आप कैलोरीफिक वैल्यू में मेज़र करते हैं। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ क्या कर सकता है, ये हीट जनरेट कर सकता है कोई भी जो सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा और उससे हम कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलोरीफिक वैल्यू दिखाता है। यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल है उसको क्या कर रहे हैं, शॉर्टनिंग एंड प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनर्ट को निकाल दे रहे हैं। ये पूरा साइकिल जो है आपको क्या बताएगा, इंसिनरेशन के बारे में ही बताएगा। फ्लो चार्ट जो है यहाँ पे इनर्ट को अलग कर दिए, फिर कंबस्टर में डाल दिए। यहाँ तक तो प्रोसीजर जो था वो क्या था, गैसिफिकेशन के ही टाइप से था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेनली हमारा CO2 निकल रहा है, H2O निकल रहा है। तो यहाँ पे जो भी गैसेस निकल रहे हैं उसकी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे और क्लीनिंग करके उसको क्या करेंगे, चिमनी के थ्रू हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेफली क्या किया है, गैस को रिलीज किया है। जो भी हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको निकाल दिया, लाइक वेब स्क्रबर जो भी आपने पढ़ा ही होगा, वेट स्क्रबर। इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, क्या के लिए करते हैं, एयर की क्लीनिंग के लिए करते हैं। तो फिर इस तरह से हम एयर को निकाल देंगे और जो भी यहाँ पे हीट जो जनरेट हो रहा है उसका यूज़ हम क्या करेंगे, टरबाइन से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करेंगे। और जो भी बाई प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, लैंडफिल में डिपॉजिट कर देंगे, जैसे कि एशेस। इसके बाद हमारा जो थर्ड कन्वर्जन है वो क्या है, पैरोलिसिस। पैरोलिसिस हमारा क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन में होता है। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 300 से 800 डिग्री सेल्सियस का होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा, देखिए अभी हमने दो टाइप के पढ़ ही लिया है, इंसिनरेशन एंड गैसिफिकेशन। तो हमारा पायरोलिसिस जो होता है सबसे एडवांस टेक्निक है और ये क्या करता है कि इंसिनरेशन जो हो रहा था उससे भी क्या है, इन एडवांटेजियस है। सबसे ख़राब क्या है, गैसिफिकेशन, उससे अच्छा है इंसिनरेशन और सबसे अच्छा है पैरोलिसिस। पैरोलिसिस में हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता था, इंसिनरेशन में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का इशू आएगा, जैसे कि आपको लैंडफिल में डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो भी एस जनरेट होंगे वो सबको
ठीक है। ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे। साइट एक्सप्लोरेशन के नए नए साइट ढूंढने के लिए के जो चैलेंजेस थे और ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ आ रहे थे जो भी इंसिनरेशन में था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पायरोलाइसिस जो है ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, इसके साथ ही कॉस्ट भी इसका बढ़ जाता है पायरोलिसिस का, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हम एज अ अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं इंसिनरेशन का, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी इसका जो है काफ़ी अच्छा है। और इसके जो माइनर प्रोडक्ट है वो क्या है, सिन गैस है। सिन गैस COH2 CH4 CO2 ये सारे जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स होते हैं सिन गैस के। तो ये था पायरोलिसिस के बारे में। अब इसके बाद थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट भी देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ तक तो होगा। वेस्ट जो रहेगा उसको हम शॉर्टनिंग करेंगे, प्री ट्रीटमेंट करेंगे, इनर्ट को हटा देंगे, जो भी नॉन रिसाइक्लेबल रहेगा उसी को बस रखेंगे। रिसाइक्लेबल को तो हम रिसाइकिल करने में विश्वास रखते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल को डालेंगे पायरोलिसिस में, पायरोलाइजर में। पायरोलाइजर में से हमारा क्या निकलेगा, कुछ राख निकले, कुछ सॉलिड निकलेंगे, कुछ गैस निकलेंगे, कुछ लिक्विड निकलेंगे। तो जो भी गैस रहेगा उसको इधर से रिलीज कर देंगे, जो भी सॉलिड रहेगा वो नीचे से रिलीज हो जाएगा। सॉलिड में हमारे क्या होते हैं, मेनली बायोचार होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। सॉइल में एज ए फर्टिलाइजर हम इसको यूज़ करेंगे। और जो भी गैस होंगे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज करवा लेंगे। और गैस को हम यहाँ पे कंडेंस जब करते हैं, कंडेंस करेंगे मतलब कि उसके जो पार्टिकल है उसको पास पास लाएंगे, तो गैस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो लिक्विड हमारा क्या कहलाता है, बायो ऑयल कहलाता है। और बायो ऑयल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपग्रेड करेंगे थोड़ा, और इसको हम क्या करेंगे, लिक्विड फ्यूल में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बायो ऑयल जो होता है हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं सस्ता डीजल है। आज आप इसको एज क्या बोल सकते हैं, ऐसे डीजल भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो बायोचार है इसको तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, किसमें, जो भी हमारे सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो पायरोलाइजर का मेनली यूज़ होता है बायो ऑयल एंड बायोचार को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब ये जो था हमारा क्या था, थर्मल कन्वर्जन था। अब यहाँ पे बायो केमिकल जो कन्वर्जन है उसमें क्या आता है, हमारा बायोमिथिनेशन आता है, जो कि हमारा एनारोबिक डाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखिए कि ये क्या है, हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हो रहा है यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, जैसे कि आपको साफ दिख रहा है एनारोबिक डाइजेशन, तो एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एनारोबिक डाइजेशन बोल रहे हैं। और इसमें हम क्या का यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि जो भी हमारे बायोमास है, बायोमास मतलब कि जो भी हमारे वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट जैसे कि हमारे क्या होने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होने चाहिए, उसको क्या में कन्वर्ट कर देगा, बायोगैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बायोगैस हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बायोगैस में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमारा क्या में यूज़ होगा, बाद में क्या में यूज़ होगा, एनर्जी में यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मेनली बायोमास को बायोगैस में कन्वर्ट कर रहा है। बायोमास हमारे क्या हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लाइक स्लरी, फूड वेस्ट, ये सारे जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उनको क्या करेगा, बायोगैस में कन्वर्ट करेगा। और कौन कन्वर्ट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करेगा। और जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं मेनली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है। स्लरी, मैन्योर, क्रॉप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। मतलब कि एग्रो बेस्ड मतलब कि जो भी एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें। अब देखिए कि सेकेंड जो बायोकेमिकल मेथड है उसमें हमारा क्या था, कंपोस्टिंग था। कंपोस्टिंग क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ये इसको क्या में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी ये भी क्या करता है, ह्यूमस में या फिर मैन्योर में कन्वर्ट करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारा जो फर्स्ट जो मेथड था बायोमिथेनेशन, इसमें क्या होता था कि वो एनएरोबिक कंडीशन ही होता था, मतलब कि कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन ये क्या होता है, एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं। और क्या होता है, एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। और हमको कैसा वेदर होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, हॉट होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और ये भी क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से ही होता है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ही होता है। तो हम किस टाइप के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो भी गार्डन वेस्ट होते हैं, स्लॉटर हाउस वेस्ट होते हैं, डेयरी वेस्ट होते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि एरोबिक एनारोबिक दोनों होता है। कंपोस्टिंग में बायोमिथेनेशन में सिर्फ एनारोबिक होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी दोनों में हो रहा है। ये भी डिफरेंस हो जाता है कि क्या हो रहा है, बायोमिथेनेशन में बायोगैस में कन्वर्ट हो रहा है, जो बायोमास है वो बायोगैस में हो रहा है, ठीक है, एक टाइप का गैस प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारा ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि तीनों टाइप ये जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको क्या में करेंगे, एयर के प्रेजेंस में यहाँ पे ह्यूमस में कन्वर्ट कराएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कि बायोगैस में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमस हो रहा है, वहाँ पे गैस हो रहा है। अब देखिए थर्ड टाइप के यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बायो
इथेनॉल प्रोडक्शन। ये भी हमारा क्या है, थर्ड टाइप का बायोकेमिकल मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के बायोमास का यूज़ करके। बायोमास जैसे कि शुगर प्लांट जो है, इसका हम मेनली यूज़ करते हैं बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हमारा यूरोप में ज़्यादा यूज़ होता है। यूएसए में हम क्या करते हैं, बायोमास जैसे कि माइस मतलब मक्का, उसका यूज़ हम क्या करते हैं, बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च जो है प्रेजेंट होता है इस टाइप के क्रॉप में। लेकिन क्या ऐसे ही थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ प्रोसीजर है, उसके बाद ही तो कन्वर्ट होगा बायोमास बायो इथेनॉल में। तो क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन टाइप से प्रोसेस जो होता है यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ताकि हम कन्वर्ट कर सकें बायोमास को बायो इथेनॉल में। और देखिए कि इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एनर्जी कैरियर के टाइप से भी आगे यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो ये भी इसका यूज़ हो जाता है। तो ये 3 टाइप थे हमारे क्या के, बायोकेमिकल के। देखिए अब शुरू से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि हमने यहाँ पे सेग्रीगेट किया। सबसे पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आया, उसको हमने क्या किया, कलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया, सेग्रीगेट किया मतलब अलग किया तो हमने रिसाइक्लेबल को अलग डाल दिया, इनर्ट को हमने यहाँ पे अलग डाल दिया, ठीक है। इन दोनों का तो अपना ही है। बचा क्या, बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। अब उसको में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड, हमारी मर्जी। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम उससे क्या बनाएंगे, RDF पैनल बनाएंगे। RDF पैलेट्स मतलब कि हमारा क्या होता है, रिफ्यूज डिराइव फ्यूल, मतलब कि हम क्या करेंगे कि हम रिफ्यूज जो है उससे हम फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, थर्मोकेमिकल प्रोसेस यूज़ कर लेंगे या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस यूज़ कर लेंगे। थर्मोकेमिकल में हमने 3 टाइप से देख लिया, गैसिफिकेशन, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस। गैसिफिकेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीजन में होता है, इंसिनरेशन जो होता है एक्सेस ऑक्सीजन में होता है, पायरोलिसिस जो होता है यहाँ पे नो ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाता है। सबसे अच्छा कौन है, यहाँ पे पायरोलिसिस जो है सबसे अच्छा है। यहाँ पे सिन गैस हमको 2 टाइप से मिलता है, दोनों से मिलता है हमारा। यहाँ पे सिन गैस जो रहेगा गैसिफिकेशन में भी मिलेगा, पायरोलिसिस में भी मिलेगा। पायरोलिसिस में भी हमारे 2 टाइप के मेन प्रोडक्ट मिले हमको, बायोचार एंड बायो ऑयल, जिसका हम यूज़ मेनली करते हैं। बायोचार का हम सॉइल में यूज़ करते हैं और बायो ऑयल का हम डीजल प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं। अब बायोकेमिकल की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे 3 टाइप मिले हैं, बायो इथेनेशन, बायो मिथेनेशन और कंपोस्टिंग और बायो इथेनॉल। बायोमिथेनेशन में हमारे क्या मिले हैं, यहाँ पे बायोगैस निकल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे कंपोस्टिंग में हमारा क्या निकला है, यहाँ पे ह्यूमस निकला है, जिसको हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर में यूज़ करेंगे। और बायोगैस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ करेंगे। तो ये था एकदम पूरा चार्ट का पूरा डिटेल, जो कि अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है। सारे प्रोसेस के बारे हमने यहाँ पे देख लिया, कंपोस्टिंग और इसके बाद बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे कुछ केस स्टडी देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इंडिया कहाँ पे है, अभी कहाँ पे लैग कर रहा है इंडिया, और यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर है जो भी अभी फॉलो हो रहे हैं, पूरा इंडिया के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे एक केस स्टडी किया है, जिसमें कि यूरोप में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हम यूरोप में क्या होता है कि जब वो 50 मिलियन टन ऑफ वेस्ट को जब ट्रीट करते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हर एक साल, तो उनसे जो भी एनर्जी जनरेट होता है वो कितना एनर्जी जनरेट होता है, इतना एनर्जी जनरेट होता है कि वो ईज़िली 27 मिलियन पीपल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके, या फिर हीट के टर्म में देखें तो 30 मिलियन पीपल को क्या कर सके, हीट सप्लाई हो सके, ठीक है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वेस्ट टू एनर्जी को। 50 मिलियन टन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 27 मिलियन पीपल्स को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और 13 मिलियन पीपल को हीट के टर्म में दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या अच्छा है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इंडिया का देखते हैं यहाँ पे क्या हाल चाल है। तो इंडियन सिनेरियो यहाँ पे देखें तो इंडिया क्या है, यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पे देखिए इंडिया में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो 2011 के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे टोटल जो वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है ये कितना हो रहा है, 1,88,500, ठीक है। इतना पूरा म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट जो रहेगा जनरेट होता है एक दिन में, इतना टन पर डे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और एक घर में देखें तो 0.4 kg पर डे हमारा जो जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल यहाँ पे इतना होता है। तो अगर हम 53 सिटीज़ देखें तो 53 सिटीज़ जो रहता है वो ही मिल के हमारा 86,000 यहाँ पे टन पर डे जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा
अमाउंट ऑफ वेस्ट ये 53 सिटीज़ ही जनरेट कर रही हैं। इसका मोर देन 50% या फिर 50% हम बोल सकते हैं जो वेस्ट है यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो देखिए कि अगर हम ये 53 सिटीज़ हैं उनका भी वेस्ट टू एनर्जी जो कन्वर्जन है वो अच्छे से कर दे तो फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारा एनर्जी यहाँ पे हमको मिल जाएगा वेस्ट से। और यहाँ पे ये पाई चार्ट के माध्यम से भी शो किया गया है कि किस राज्य से हमको कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो उसका हमको यहाँ पे शेयर किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा यहाँ पे शो किया गया है, 70% का हमको वेस्ट मिलता है। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल से, इसके बाद उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश, और उस 15.6% जो है यहाँ पे अदर्स जो है शेयर इसका है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरा वेस्ट का शेयरिंग दिखाया गया है हर एक स्टेट का। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो क्या होगा कि इतने सारा जो वेस्ट निकल रहा है तो उसको हम कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं। अभी जनरली इंडिया में कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, लैंडफिल्स का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए। और इससे क्या होता है, इसके कारण लैंडफिल में हम जब यहाँ पे वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे तो लीचेट्स बनते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ड्रॉबैक हो जाता है एक तरह से। लेकिन और भी क्या क्या मेथड है जो कि जनरली यूज़ हो रहे हैं, तो कंपोस्टिंग एंड आरडीएफ जो कि हमने अभी पढ़ा भी है, रिफ्यूज डिराइव फ्यूल। ठीक है, और यहाँ पे लैंडफिल गैस कैप्चर और बायोगैस, ये तो होता ही हमारे इंडिया में। ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं यहाँ पे अभी भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी, यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी के लिए मेनली ये सारी चीज़ें अभी यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे पूरा स्टेट का शेयर दिखाया गया है कि कितना शेयर है इनका वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं हर एक स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी मेथड की बात करें और इंडिया में देखें तो अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो वेस्ट टू एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है इसके यूज़ करने में ये जो इंडिया है, वो हमारा जो देश है वो काफ़ी क्या है, अभी पुअर है। ठीक है, अभी इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है वेस्ट टू एनर्जी के इस मेथड को। क्यों नहीं वैल्यू दिया जाता है, क्यों ये जो मेथड है यहाँ पे अभी फेल है। तो देखिए कि वेस्ट टू एनर्जी जो है अभी भी न्यू कंसेप्ट है कंट्री के लिए। दूसरा है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसके कारण भी इसको नहीं प्रीफर किया जाता है। एक मेथड क्या है, बायोकेमिकल, जिसमें कि हमारा क्या आता है, बायोमिथेनेशन था, उसमें वो क्या होता है, उसका जो कॉस्ट होता है काफ़ी हाई होता है। और यहाँ पे देखिए कि हमारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो उतना एबल नहीं होता है कि वो क्या कर सके, अच्छे से म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट है उसको क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, सेग्रीगेट नहीं करते हैं, इसलिए भी क्या है ये उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और चौथा रीज़न है यहाँ पे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं। और फिफ्थ रीज़न है यहाँ पे कि हमारा जो पॉलिसी गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो सही नहीं है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कारण बोला जा सकता है वेस्ट टू एनर्जी मेथड के फेल होने का। अब देखिए यहाँ पे कि लास्ट कारण भी ये भी है कि जो भी इनिशियल फेलियर्स हुए हैं वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में, वो भी क्या है कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जो है हो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये सारे कुछ कारण थे वेस्ट टू एनर्जी क्यों एक्सेप्टेड नहीं है अभी भी इंडिया में, जैसे जितना कि होना चाहिए, इतना पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ तो अच्छा होना चाहिए वेस्ट टू एनर्जी के लिए। तो ये सारे मेन तो कॉस्ट ही है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं। अब देखिए कि क्या क्या मेजर जो होना चाहिए इसमें लेना चाहिए इसके डायरेक्शन में, ताकि इसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा है कि डोर टू डोर कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन जो रहता है इसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे चलाना चाहिए वेस्ट टू एनर्जी के बारे में, लोगों को बताना चाहिए। और यहाँ पे फोर्थ जो है इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, टेक्निकल अपग्रेडेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वेस्ट टू एनर्जी को। ठीक है, तो इसीलिए टेक्निकल अपग्रेडेशन तो ज़रूरी है और कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, डिस्पोज कर सकें। ठीक है, और क्या होना चाहिए हमारा कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है और जो भी पॉलिसी है इसके बीच का जो गैप है इसको क्या करना पड़ेगा, हमको दूर करना पड़ेगा। पॉलिसी तो हम बना देते हैं लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच का जो गैप है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे देखिए कि अभी तक हमने क्या देखा कि वेस्ट टू एनर्जी की क्या यूजेस हैं, इंडिया में इसका क्या सिनेरियो है, बाहर क्या सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें देखें और इसको हमको कैसे बढ़ावा देना चाहिए। बस फ़ायदे ही फ़ायदे देखें, नुकसान भी तो है, क्या नुकसान है यहाँ पे कुछ, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि वेस्ट टू एनर्जी में हमने एक टेक्नोलॉजी पढ़ ली है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन से क्या होते हैं, हमारे गैस भी रिलीज़ होते हैं। गैस जो होते हैं हमारे SO2 NO2 इस टाइप के गैसेस रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को भी केयर कर सकते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज है यहाँ पे पायरोलिसिस का जो प्रोसेस है। पायरोलिसिस के कैसे प्रोसेस में भी हमारे क्या निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, लाइक क्लोरीन जो होता है, सल्फर रहता है, ये क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है। गैसिफिकेशन का प्रोसेस है, उससे भी क्या निकलते हैं, वेरियस टाइप के वेस्ट निकलते हैं, पर्टिकुलरली जो हैलोजेंस होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, एल्कलाइंस होते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, हमारे पॉइजनस होते हैं, ठीक है। और ये सब भी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। और यहाँ पे जो बायोमिथेनेशन का जो प्रोसेस होता है वो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें कि जो भी इसके जो स्लज निकलता है यहाँ से, वो क्या करता है कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण ये प्रोसेस भी थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज निकल जाते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेज भी है वेस्ट टू एनर्जी मेथड्स को अपनाने के। पूरा पेपर का अगर हम यहाँ पे बात किया जाए तो इस पेपर में हमको क्या पता चल रहा है कि वेस्ट टू एनर्जी को एज ए अल्टरनेटिव हमको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, काफ़ी हद तक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। और ये हमारा रिड्यूस भी करता है डिपेंडेंसी को ट्रेडिशनल फ्यूल्स पे डिपेंड होने से, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंसी को क्या करता है, कम करता है फ्यूल्स के ऊपर, ट्रेडिशनल फ्यूल के ऊपर। और क्या करता है कि ये जो पेपर है इसका कंक्लूजन मैं बता रही हूँ, तो ये पेपर हमको पूरी तरह बता दिया कि हाँ यहाँ पे ये क्या हमारा इंसिनरेशन क्या है, एनारोबिक प्रोसेस, और यहाँ पे गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस क्या है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक्स क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको बता दें। और क्या है कि ये जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर है, और या फिर हम बोल सकते हैं RD&E जो हमारी 3 Rs के रूल है, ठीक है। जैसे कि रिसाइकल, रिड्यूस एंड ये डिक्रीज़, तो इसको भी हमको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम फ्यूचर के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, एक्सीलेंट है। और यहाँ पे लास्ट जो रीज़न है यहाँ पे ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च वर्क हैं, ठीक है, उस पर फोकस करना चाहिए वेस्ट टू एनर्जी में, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके कि जो भी वेस्ट टू एनर्जी में जो भी लिमिटेशन है उसको ओवरकम किया जा सके, और जो भी न्यू चीज़ें हैं वो डेवलप हो सकें, और क्या हो सके यहाँ पे कि जो भी चैलेंजेस है उसको क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। तो ये सारे जो कंक्लूज़न इस पेपर से निकल के आते हैं, इस पेपर का जो मकसद था वो यही चीज़ों को बताना था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा। ये जो वीडियो है इसको मैं इंग्लिश में भी अभी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।